नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। मोहन भागवत क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, पग पग पर उनका अलग अलग स्टैंड सामने आता है। एक विजयदशमी की उनकी स्पीच अभी हाल में आपने देखी थी, और कल सूरत के एक कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए थे, और जैन्स और बुद्धिस्ट का एक कार्यक्रम था जहां पर मोहन भागवत ने कई बातें कही। और उन्होंने साथ में कहा कि भारत का जो विकास है वो दुनिया के लिए सुखदायक है, क्योंकि ये युद्ध करने देश नहीं है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम मार नहीं खाते, लेकिन किसी को मारने भी नहीं देते। और इस दौरान उन्होंने कारगिल के युद्ध का जिक्र कर डाला। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे साथ युद्ध करने वालों को भी संकट के समय हम मदद देते हैं। सबकी आत्मा समान है, जीवन जीना सबका समान होना चाहिए, और एक का जीवन यदि बिगड़ता है तो कईयों को दुख होता है। हमारी संस्कृति में यह शामिल है कि हमारे साथ युद्ध करने वालों को भी हम संकट के समय मदद देते हैं। एक बहुत ही उदारवादी चेहरा वो अपना पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम कभी भी किसी के साथ युद्ध नहीं करते, लेकिन ये भी तय है कि हम किसी से मार नहीं खाते, वहीं किसी को मारने का प्रयास भी नहीं करते। हमारे पूर्वजों ने हम लोगों के समक्ष ऐसे कई उदाहरण पेश किए हैं। भारत ने आज तक किसी के विरुद्ध युद्ध पैदा करने की चेष्टा नहीं की। भारत ने हमेशा विशाल हृदय रखा है। हमारी जो स्थिति है उसे उसी तरह सुधारने की जरूरत है, जिससे कि किसी को तकलीफ ना हो। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि परिस्थिति को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी समस्या है उसे हम सभी को मिलकर समाधान निकालना चाहिए, और दुनिया हमसे बहुत सीखेगी। अब ये जो बातें मोहन भागवत ने कही हैं, कारगिल युद्ध का जिक्र करना, हम युद्ध नहीं करते, उसके पीछे का कारण इस समय आप देख रहे हैं कि भारत की किरकिरी, उसकी जो विदेश नीति है उसको लेकर कितनी हो रही है। जो क्वाड देश है उसमें भारत अकेला पड़ता जा रहा है, ब्रिक्स में अकेला पड़ता जा रहा है, जो फाइव आइज नेशन है उसमें अकेला पड़ता जा रहा है, सेवन आइज नेशन में उसमें अकेला पड़ता जा रहा है। तो ऐसे में मोहन भागवत की ये जो सीख है, क्या उन्होंने विश्व में एक आज मैसेज देने की कोशिश किया है? क्या हम ये कह सकते हैं कि मोहन भागवत अब अपना रंग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अब मोदी जी का साथ देना जरूरी है? तो क्या मोदी जी के साथ अब वो सुर में सुर मिलाकर और पूरे विश्व को ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए हम लोग तो बहुत उदारवादी हैं, हमसे कभी कोई गलती होती ही नहीं है। आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर गिरीश जोशी जी हैं। गिरीश जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और आपने इस सुना होगा मोहन भागवत के। अगर एकदम शुरुआत में मैं आपसे पहला सवाल यही करूं कि आखिर मोहन भागवत क्या मैसेज दे रहे हैं और किसको बता रहे हैं? उनका टारगेट ऑडियंस आपको लगता है कि क्या? नहीं नीलू जी, जो सिनेरियो पूरी दुनिया में अभी बदलता चला जा रहा है। आप देखिए 1996 से पब्लिक के ज्यादा ध्यान में नहीं आया था कि चाइना ने एक रिलीजियस डिप्लोमेसी की एक शुरुआत करी थी। अब देखिए दलाई लामा, बेसिकली चाइना ने बहुत ही स्मार्ट मूव किया था। पहले जैसे आपने बोला ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स का जो दायरा बढ़ता चला जा रहा है और जो उसका पावरफुल सिनेरियो है, मोहन भागवत जी उस पर भी तो वॉच रख ही रहे होंगे। तो कल जो प्रोग्राम था, मास रमन जी जो आचार्य हैं जैनों के सबसे बड़े, उनके प्रोग्राम में ये शिरकत कर रहे थे, तो वहां पे इन्होंने ये इंपॉर्टेंस बताया। तो महावीर और बुद्ध, वैसे तो आप देखिए दोनों के प्रीचिंग सेम ही है और उनका जीने का तरीका भी सेम ही है। और जैनों को जो प्रीच किया गया था कि भाई वो लोग माफी देने में बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, उनको झगड़ा नहीं करना है, तो ये बुद्धिज्म में और जैनिज्म में ये कॉमन था। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि वो इसीलिए प्रॉस्परस है क्योंकि उन लोगों ने ये सब लफड़े झगड़े से दूर रह के वो कभी भी क्षमा मांग लेते हैं और वो अपना काम चलाते रहते हैं। अब 14 तारीख को जो नागपुर में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें दलित और आदिवासी ये सब इकट्ठे होके लाखों में उन लोगों ने, वो धर्म सभा जो थी उसमें उन्होंने बुद्धिज्म का अंगीकरण किया। तो सिनेरियो बदलता चला जा रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि जो अननोटिस्ड गया कि सडनली चाइना जो है वो ये रिलीजियस डिप्लोमेसी में उसने बुद्धिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। दलाई लामा का हम उसको ऑपोजिशन दिखा रहे हैं, लेकिन दलाई लामा का एक उसमें से और एक पंथ निकला हुआ था जिसको ये सुखदेन बोलते हैं। सुखदेन वर्शिपर्स जो है
उनकी तादाद धीरे धीरे चाइना ने बढ़ा दी। अब दलाई लामा अकेला पड़ता चला जा रहा था, तो अभी 2020 में दलाई लामा ने ऐसे बोला कि नहीं, उनको भी आप रिकॉग्नाइज करो। और ताज्जुब की बात यह है कि चाइना ने बुद्धिज्म और संस्कृत को यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट बना दिया है। तो आप समझिए कि ये बहुत ज्यादा गेम छुपा छुपी जो खेली जा रही थी, अब इनको लग रहा है। और अगर ये रिलीजियस डिप्लोमेसी बुद्धिज्म की चाइना खेलने लगेगा, तो आप समझ लीजिए कि पूरा साउथ एशिया आपका उसके अंडर में आ जाएगा। आप नीचे से देख लीजिए, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार, और उनको ये धीरे धीरे इसीलिए प्रमोट कर रहा था कि वहां पे इसने एक सॉफ्ट स्टैंड ले लिया है। तो अभी हार्ड स्टैंड ऑफ वेस्ट और सॉफ्ट स्टैंड ऑफ ईस्ट और वेस्ट का जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। वहां पे युद्ध में वो लोग मानने वाले ये सोच रहे हैं। और ताज्जुब की बात ये देखिए, लेकिन जो ये बात है कि क्या अब मोहन भागवत जो भारत की फेल होती हुई विदेश नीति जो नजर आ रही है, चाहे वो कनाडा के साथ हो, चाहे बांग्लादेश के साथ हो, चाहे फिर हमारे जितने भी पड़ोसी देश हो, सबसे हमारे संबंध खराब हो गए हैं, और ऐसे में एक फ्रिक्शन ऐसी स्थिति भारत की बाकी देशों के साथ लग रही है। तो क्या मोहन भागवत उस ऑडियंस को रीच आउट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए, हम किसी से युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन हम मार भी नहीं खाएंगे, हम मार सकते हैं? ये जो मैसेज जा रहा है, ये ऐसे समय में है जब इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, रॉ ऑफिशियल्स किस तरीके से अपराधी गतिविधियों में मिले हुए हैं, उधर वॉशिंगटन पोस्ट अमित शाह का नाम ले रहा है और अजीत डोवल का नाम आता है। ऐसे में मोहन भागवत का कमेंट ये वाला जो है, ये कितना सिग्निफिकेंट आपको लगता है? ये तो ब्रिक्स में जो मेंबर्स बनते चले जा रहे हैं, इनिशियली कौन था इसमें? 5 ही लोग थे। ब्राजील था, रशिया था, चाइना था, इंडिया था और साउथ अफ्रीका था। आज 24 और कंट्रीज उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। नेटो कंट्रीज टूटकर यहाँ पे आने के लिए शुरू हो रहे हैं। तो चाइना उस पोजीशन में आ गया, निगोशिएट कर रहा है। लेकिन वो स्मार्ट मूव ये कर रहा है कि मैं पावरफुल बन के अपने आप को अमेरिका की तरह वॉरलॉर्ड नहीं बनना चाहता हूं। मैं एक तो, और इसको एग्जैक्टली पता है कि सबसे लड़ने की बजाय अगर ये बुद्धिज्म का ये पकड़ लेता है पीछू, तो सारे ईस्ट के कंट्रीज जो ओरिजिनली बुद्धिज्म में मान रहे थे वो ज्यादा खुश होंगे, और ये इनको तो पैसा डालना है। he will not make colonies, लेकिन वो बुद्धिज्म के बैनर के नीचे सबको इकट्ठा करेगा। तो ये धीरे धीरे अभी संस्कृत और ये इसको इन्वॉल्व करने की मतलब ये है कि दे हैव नाउ कम टू दैट ओल्डर स्टडीज के 2600 साल पहले जब अशोक ने बुद्धिज्म को अंगीकरण किया था, तो उसके पोते ने और चाणक्य के जो डिस्प्यूट हुआ कि पुष्पराज कुंज जो सुंग जो था, जो चाणक्य अपना इसका पुत्र, इसने अशोका के मार के बाद में इसने सुंग डायनेस्टी का, यहाँ पे ये बुद्धिज्म का अंत होता है। अशोक के पोते को मारने के बाद 2600 साल पहले ऑलमोस्ट, तो पुष्पमित्र सुंग ने उसको मारने के बाद सुंग डायनेस्टी का सेटलमेंट किया, जो ब्राह्मणों का वहां से मनुवाद शुरू हुआ था। तो ये उसको एजुकेट कर रहे हैं कि भाई ओरिजिनल तो दुनिया में बुद्धिज्म ही था। तो तिब्बत का थोड़ा सा ढीलापन करना, दलाई लामा का सॉफ्ट स्टैंड ले लेना, ब्रिक्स में सारे मेंबर्सों का आना, नेटो का भी आना, और एक आप समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छे से स्मार्ट मूव चाइना कर रहा है। उसने जैसे ही अमेरिका के प्रेशर में यूरोपियन कंट्रीज ने 35% ईवी व्हीकल्स पे टैक्स लगा दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी, इसने सडनली कॉन्डक्ट वगैरह सब बैन कर दिया। जो 95% इटली और फ्रांस से चाइना जा रहा था, सडनली वो सेटलमेंट पे आ गए। तो ये इकोनॉमिक मूव भी कर रहा है। ये अपने आप को सिर्फ वॉरलॉर्ड नहीं इशू कर, ये बिल्कुल समझता है कि मैं इकोनॉमी में भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो इसने अपने आप को धर्म गुरु बनाने की शुरुआत कर दी। नाउ इज कमिंग टुवर्ड्स बुद्धिज्म। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो चेंजेस आ रहा है, इसमें मोहन भागवत जी स्टार्टेड फर्स्ट स्टेप, लेकिन वो अपना भी नहीं छोड़ना चाहते। नहीं, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही कि अब वो अपने आप को मोहन भागवत धर्मगुरु की तरह स्थापित कर रहे हैं, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि केवल और केवल वो तो हिंदुत्व की बात करते थे। आरएसएस केवल अभी तक हिंदुत्व की बात करता था, और अभी अगर विजयदशमी का भाषण देखें तो उन्होंने कहा कि अभी आने वाले दिनों में जैसे हम सेंचुरी ईयर में प्रवेश करेंगे, बहुत सारी नई नई चीजें हम करते जाएंगे। उसमें अब विजयदशमी के भाषण में उन्होंने संविधान की बात भी कही, संविधान के दायरे में रहने की बात की। अब वो ये जैनिज्म, बुद्धिज्म और सबको रीच आउट करने की बात कर रहे हैं। तो क्या उनको भी ये लग रहा है कि ये जो कट्टरपंथी जो इमेज है आरएसएस की, इससे ना भारत को फायदा होगा ना मोदी जी को फायदा होगा, और इसलिए अब वो एक उदारवादी चेहरा पूरे विश्व के सामने आरएसएस का रख रहे हैं, क्योंकि आरएसएस की तो बहुत तू-तू हो रही है विश्व में सब जगह। तो वो डैमेज कंट्रोल करने का ये फर्स्ट स्टेप है। अभी इन्होंने जैनों को इनकलकेट किया है कि भाई हम तो बिल्कुल आपकी थियरी मानना चाहते हैं, वो मिच्छामी दुक्कड़म कर देंगे, हमसे गलती हो जाएगी हम माफी मांग लेंगे। जैनों के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि काफी दलित और आदिवासी जैसे बुद्धिज्म में चले गए,
तो उसके बाद ये बुद्धिज्म को भी इनकलकेट करेंगे। तो अब धीरे धीरे अपना सॉफ्ट स्टैंड को प्रोजेक्ट करने, क्योंकि हार्ड स्टैंड उन्होंने इजराइल का देख लिया, हार्ड स्टैंड अब दुनिया में नहीं चलेगा, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट एजुकेटेड, सब कंट्रीज पावरफुल हो गए फाइनेंशियली भी, और सबका अपना अपना कोई डोमिनेटेड एरिया है। तो ये बिल्कुल ये फर्स्ट स्टेप है। आप देख लीजिए आपके बाद जो इनका पूरा अप्रोच जो चेंज होगा, क्योंकि ये हर वक्त अपना स्टैंड तो बदलते ही रहते हैं। जैसे इनको लगा 404 सीटें नहीं आ रही हैं, तो इन्होंने फतवा दिया था कि भाई 404 बोलना बंद करो, आपको नुकसान करेगा, और वो फैक्ट था कि बाद में उनको 80 सीटें आपकी कम हो गई। उसके बाद फिर इन्होंने बोल दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पे ज्यादा इंप्रेशन नहीं करना है। इनके जो लीडर बोल रहे हैं अभी, वो हिंदुत्व का जो स्टैंड है वो समझ रहे थे कि जितना हिंदुत्व को टाइट कर रहे हैं उतनी सीटें कम होती चली जा रही है, इनका होल्ड कम। तो आई थिंक अभी ये करेक्शन स्टेप पे आ रहा है। अब इनको अगर बचना है तो सबसे अच्छा शांति का धर्म कौन सा है? बुद्धिज्म और जैनिज्म। अब ये उसका पल्ला पकड़ के आगे चलेंगे। अभी जैसे इन्होंने जैनिज्म से शुरुआत किया, बाद में बुद्धिज्म पे आएंगे, क्योंकि उसमें चाइना भी आपका मित्र हो जाएगा, रशिया भी हो जाएगा, मलेशिया, नेपाल, सारे जिससे आपने दुश्मनी कर रही, वो धीरे से आपको रिलीजियस डिप्लोमेसी में आपके साथ आना चालू करेंगे। तो दिस इज एन आंसर टू चाइना ऑल्सो, कि हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि स्टैंड बदलना पड़ेगा। इनका मैसेज क्या था कि हमने तो जब जिसने हमसे युद्ध किया उसको भी हमने हेल्प करी है। दिस वाज मैसेज टू पाकिस्तान एंड चाइना कि भाई हम तो अच्छे आदमी हैं, क्योंकि जिसने रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने, वो भी वाल्मीकि बनने के पहले वालिया डाकू ही थे। तो अब ये वालिया डाकू में से वाल्मीकि बनने की शुरुआत हो रही है आरएसएस की। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जी। आपका अच्छा काफी रोचक एनालिसिस है आपका, और आपने जिस तरीके से कहा कि भाई ये रंग बदलने की कोशिश है, लेकिन इनका अपने हिंदुत्व वोट बैंक का क्या होगा? क्या हिंदुओं को छोड़ के अब जैनिज्म और बुद्धिज्म का हाथ थापने, बुद्धिस्ट का हाथ थामेंगे मोहन भागवत? हिंदू खतरे में है, उस नैरेटिव में क्या होगा सर? 85% जो आपके ओबीसी, एससी, एसटी हैं, वो तो वैसे ही बुद्धिज्म में जा रहे हैं। तो आप अभी उनको कैप्चर करोगे, हिंदू तो उधर ही रहेंगे। हिंदुत्व में तो आपने देखा कितना परसेंटेज, इट डजंट मेक ए डिफरेंस। और ये तो किसी को भी डंप कर देते हैं, जो उद्धव ठाकरे को डंप कर सकते हैं, नीतीश कुमार को डंप कर सकते हैं, वो किसी को भी कर देंगे, उसमें दैट इज नॉट अ बिग थिंग। लेकिन इनको पूरे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखना है तो चाइना के साथ में चल जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ उनको सेटल, क्योंकि अभी चाइना का डिक्टेशन चलेगा, क्योंकि ही इज बिकमिंग पावरफुल इन एशिया। और ब्रिक्स में आप मेंबर हो तो अल्टीमेटली एक प्रोटोकॉल होगा जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चाइना का इंप्रेशन ये भी, अभी भी पुतिन जो बोल रहे थे ब्रिक्स की जो मीटिंग शुरू, उसमें व्हाट एवर लिटिल ट्रांसलेशन वाज कमिंग इन, ही इज ट्राइंग टू टेल कि लेट अस गेट टुगेदर एंड लिव पीसफुली, इकोनॉमिक्स इज द सॉल्यूशन नॉट द वॉर। तो ये मेरे ख्याल से मैसेज लाउड एंड क्लियर है ब्रिक्स का। दूसरे कंट्रीज इसमें ज्वाइन कर रहे और नेटो टूट के आ गया, तो हमको ही नहीं, सारे पूरे एशिया खंड को या वर्ल्ड को अभी ये पीस का ही समझ देना पड़ेगा। पहले भी जब यही था कि गौतम बुद्ध आए, अशोक ने भी जब देखा कि युद्ध से कुछ नहीं मिलता है, तभी स्टार्टेड इनटू बुद्धिज्म। लेकिन अच्छी बात यह है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म ने अपना प्रिंसिपल कभी भी नहीं छोड़ा है, आज भी वो माफी के और चलते हैं। लेकिन गिरीश जी, जो ये सारी गलतियां मोदी सरकार की तरफ से हुई हैं, उनको चाहे वो स्ट्रैटेजिक गलती कह लीजिए, डिप्लोमेटिक गलतियां कह लीजिए, क्या उन सारी गलतियों को अब ढकने मूंदने का काम अब मोहन भागवत करेंगे? मोहन भागवत ने मोदी जी से कहा होगा कि भाई आपने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, मुझे पिक्चर में लेकर आइए, मैं इन सारे देशों को एक संदेश देने की कोशिश करूंगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे फिर जो बाकी हमारे पड़ोस के देश हो। आपने हर कुछ मटियामेट कर दिया है, अब मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। क्या ये संदेश दिमाग में उन्होंने किया है? तो वो देख रहे हैं, जब भी उनके स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करा गया, 404 में उन्होंने वार्निंग दी थी कि 404 की भाषा बंद कर दो, आपको नुकसान करेगा, वो हुआ। तो अब तो भाजपा का सेकंड कैडर है, 2 लोगों 3 लोगों को छोड़ के वो एडमिट कर रहे हैं कि मोहन भागवत जी जो बोल रहे थे वो सही था। तो वो भी हिंदुत्व का कार्ड धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे, और वो पूरे विश्व की शांति की बात जो चाइना कर रहा है, धीरे धीरे ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी आएंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि सबसे पावरफुल फाइनेंशियली और पॉलिटिकली आज भी बुद्धिज्म जैनिज्म अगर इकट्ठा कर लो तो 85% वोट्स आपके पास आ जाएंगे। और अल्टीमेटली प्रीचिंग तो बुद्धा का और महावीर का एक ही है, उनका सिस्टम भी वही है, वो कर्म में मानते हैं। वो इनका वही बोलना है कि भाई आप मूर्ति पूजा बंद कर दो, तो मूर्ति पूजा करोगे तो हिंदू आपसे सेपरेट हो जाएंगे, तो डंप कर देंगे, 15% है, क्या फर्क पड़ता है, वो करते रहे पूजा। ये तो डिप्लोमेसी है, इसमें तो आपको अपॉर्चुनिस्ट होना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और ये उसी में करेंगे। वो नहीं करोगे तो चाइना बुद्धिज्म का स्प्रेडिंग इतना कर देगा। आप देखिए अफगानिस्तान को इतना इन्फ्लुएंस में उसने ले लिया है कि अफगानिस्तान के लीडर, फॉरेन मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना पड़ा कि बांदियान में बुद्ध की मूर्तियां उड़ा के हमने शायद बहुत बड़ी गलती करी, हमको पछतावा हो रहा है। यू अंडरस्टैंड दिस?
तो चाइना बोलेगा पैसा चाहिए, शांति चाहिए, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, गो इनटू बुद्धिज्म। तो ये जो रिलीजियस डिप्लोमेसी 2000 से चल रही थी, हमने शायद उसको बहुत सीरियसली लिया नहीं, लेकिन चाइना इज वर्कड आउट टू दैट। नहीं, लेकिन अब अगर ये रिलीजियस डिप्लोमेसी की अगुवाई अगर मोहन भागवत के अगर उसमें होगी, तो इसका मोदी जी पर क्या असर पड़ेगा? और मोदी जी जो विश्व गुरु का नारा लेकर चलते हैं कि भाई देखिए, मोदी जब से आए हैं सत्ता में, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी के तो संबंध कितने पूरे विश्व में कि सारे देशों से अच्छे हो गए, वो इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो क्या अब भागवत को लेकर मोदी इनसिक्योर हो जाएंगे? जब विश्व में भागवत जी रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, तो इसका असर मोदी जी पर क्या पड़ेगा? मोदी जी से बहुत खुशहाली से तो नहीं लेंगे, उनको पसंद नहीं आएगी ये बातें कि भाई मोहन भागवत फॉरेन डिप्लोमेसी में क्या कर रहे हैं, भले ही रिलीजियस डिप्लोमेसी क्यों ना हो। नहीं, फॉरेन इन्फ्लुएंस, आपके वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में ही तो आपने देश को यहां पहुंचा दिया। आप अगर उसी वक्त थोड़ा सा इंटेलिजेंस रखते कि चाइना और रशिया अगर इकट्ठे हो रहे हैं, 2004 से ईस्ट और वेस्ट की युद्ध चल रहा है, उन्होंने अमेरिकन से ऑल यूरोपियन टूगेदर काफी उन्होंने कोशिश करी, लेकिन बहुत स्मार्ट मूव जो चाइना ने और रशिया ने किया मिलके, अब वो ईरान उनके साथ आ रहा है, टर्की उनके साथ आ रहा है। तो आपको ये देखना तो पड़ेगा, आप दुश्मन अगर पावरफुल है तो एडमिट करोगे, आंख बंद करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन टिल्टिंग टुवर्ड्स अमेरिका, आपको चाइना ने हमेशा तब तक परेशान किया जब आप अमेरिका की तरफ जा रहे थे। आज अगर आप छोटे से को सबक सिखा सकते हो, मालदीव थोड़ा अमेरिका चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा था तो आपने उसका गला दबा दिया था, वो आया। तो ये तो डिप्लोमेसी सब खेलेंगे अगर आपको सरवाइव करना है, लेकिन ये जो रिलीजियस डिप्लोमेसी का गेम में चाइना बहुत आगे निकल गया, उसमें आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आप अकेले रह जाओगे, और यही पोजीशन चल आ रही है। जी, वो एक चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है, और मे बी आप अपने एनालिसिस से ये बता सकते हैं कि ये रिलीजियस डिप्लोमेसी का खेल ऐसा तो है नहीं कि मोहन भागवत और मोदी जी के बीच में इसको लेकर बातचीत नहीं हुई होगी, बातचीत होकर फिर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। तो क्या मोदी जी रिलीजियस डिप्लोमेसी में मोहन भागवत को आगे रखेंगे और वो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने जो गलती की है, उन गलतियों का या उन पापों का प्रायश्चित अब मोहन भागवत करेंगे? नहीं, दिस इज अ स्मार्ट मूव। वो रिलीजियस डिप्लोमेसी में मोहन भागवत भी अपनी तरफ लोगों को ले लेने का शुरुआत करेंगे, फिर वो डिक्टेट करेंगे। अभी तक ये हुआ कि आरएसएस के आदमियों को हाईजैक करके मोदी जी ने आरएसएस के ऊपर हावी होने की कोशिश करी। नाउ स्मार्टली आई थिंक ही इज प्लेइंग अ मूव कि इन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म को साथ में ले लिया, देन पब्लिक विल बी देन, तो क्योंकि उनके पास कैडर तो है, तो मैसेज क्या जाना है वो मोहन भागवत जी कहेंगे वो जाएगा मैसेज, मोदी जी बोलेंगे वो नहीं जाएगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ डिवाइडेड है। लेकिन ये बुद्धिज्म और जैनिज्म वाला कार्ड है, वो साउथ में भी चलेगा शायद। तो आई थिंक ही हैज मेड अ मूव, उनको पता है ये डैमेज कंट्रोल है और ये स्मार्टली कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक जो आपने दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे खेल को अगर हम पॉलिटिक्स के प्रिज्म से देखेंगे, राजनीति के चश्मे से अगर हम देखें, तो ये क्या मोदी और भागवत का वन अपमैनशिप का गेम है, जहां पर भागवत ये बता रहे हैं कि मोदी जी अब आप बैठ जाइए, आपने बहुत गलतियां कर ली, अब मुझे फोरफ्रंट में आने दीजिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन भागवत का कुछ और ही सपना हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे खुद ही वो बैठना चाह रहे हैं? कल ही एक दिमाग में आइडिया आ रहा है मेरे, इसलिए मैंने पूछा है सवाल। एक देख लीजिए, इनके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उनको जैसे मोदी जी और अमित शाह ने फिल्टर करके सेपरेट कर दिया, एक बार उसी को ये एक्यूमुलेट कर लेंगे ना, तो देन मोहन भागवत विल ऑलवेज बिकम पावरफुल। उनके पास जो वर्किंग सिस्टम है, स्कूल ऑफ वर्किंग है, वो बीजेपी एज ए पार्टी उसके पास नहीं है। तो यही स्मार्ट मूव है कि अगर जैनिज्म और बुद्धिज्म को इनकलकेट करो, साउथ में ये करो, देन यू कम ऑन ए सॉफ्टर नोट। तो बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म को बोलेंगे मैं तो इसको मानता हूं, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले मानेंगे कि ये सही है, अब ये शांति से बात करेंगे, अब ये मारामारी नहीं करेंगे, अब ये गौ हत्या मारने, मुस्लिम्स को मारने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये सॉफ्ट स्टैंड जो ले रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि फ्यूचर ही ये आप नहीं खेलोगे तो चाइना खेल लेगा, और चाइना अगर आपके सरफ तरफ बुद्धिज्म स्प्रेड कर देगा तो आप अकेले रह जाओगे। लेकिन ये सवाल दोबारा मुझे टेम्पटेशन हो रही है सर आपसे पूछने की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इस लंबे खेल में, और जहां पर कई देशों को वो एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं मोहन भागवत, तो कहीं मोहन भागवत के अंदर ही प्रधानमंत्री बनने की चाहत तो नहीं पैदा हो गई? एक बड़ा विश्वगुरु लीडर जो कि मोदी जी से बड़ा हो, क्या उस चीज को साबित करने में नहीं लग गए मोहन भागवत? नहीं, मोहन भागवत जी अभी तक तो इतना सब कोशिश करने के बाद भी आपके पास वोट परसेंटेज तो 37 ही आ रहा है बीजेपी के पास। उसके लिए आपको 60% से ज्यादा पब्लिक को आपकी फेवर में लेना पड़ेगा, फिर आप प्रधानमंत्री हो सकते हो। और उसका तो डैमेज ऑलरेडी कर दिया है 20-10 साल में आपने,
पीपल आर नॉट विथ यू। आपको प्रधानमंत्री बनना है तो वो तो मेरे को बनाएंगे तो मैं ही बनने की कोशिश करूंगा, लेकिन वेर आर द पीपल? वो पब्लिक डोमेन में आने, क्योंकि अभी तो आपकी इंप्रेशन इतनी ज्यादा खत्म हो गई कि आप तो सिर्फ हिंदुओं के ही नेता हो, आप और किसी कौम को ऊपर आना ही नहीं जाने देते। तो उसमें आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, वो बुद्धिज्म में जा रहे हैं तो बुद्धिस्ट लॉबी भी इनके अगेंस्ट हो रही है। अभी आप रिसेंटली देखिए जो नागपुर में प्रोग्राम हुआ था, उसमें मेश्राम और मुस्लिम्स का बहुत बड़े संगठन में मेश्राम बैठे हुए थे, और मेश्राम को किसी रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप तो ये बोलते हैं कि हिंदू तो ये मुस्लिम तो हिंदुओं के दुश्मन है, आप इनके साथ बैठे हो, तो उन्होंने सीधा ब्लंटली बोल दिया मैं कहाँ हिंदू हूँ, मैं तो अम्बेड्रियट हूँ, तो अगर इनको गाली, मेरे को कोई इनसे परहेज नहीं है। नाउ दिस इज द डिवीजन गेटिंग टुगेदर। आप समझिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें बहुत स्मार्टली मोहन भागवत जी एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं टू सर्वाइव। जी, यानी कि अगर दो लाइन में कहा जाए तो जिस एक्सट्रीम पर लाकर मोदी और शाह ने पूरे देश को खड़ा कर दिया था, तो अब कहीं बीच की लाइन लेने की कोशिश मोहन भागवत कर रहे हैं। ये काम मोदी जी और शाह साहब नहीं कर रहे, लेकिन मोहन भागवत ऐसा लग रहा है कि बीच की लाइन लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सर? नहीं, लीड तो उनको ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि आज भी पॉलिटिकल बैनर उनके पास, पॉलिटिकल तबका नहीं है उनके पास। ही इज एन हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये बोलते हैं हम तो सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी का बैनर पकड़ के आज भी ये मास रमन जी जो जैन के गुरु के प्रोग्राम में जो गए, दैट इज अ रिलीजियस प्रोग्राम, और इसीलिए अभी वो ज्यादातर जैनों के प्रोग्राम में जाना पसंद करेंगे, हिंदुओं के प्रोग्राम में जाना कम पसंद करेंगे। ये धीरे धीरे सुधार आता जाएगा, वो आप देखते रहिएगा। जी, तो कुल मिलाकर क्या कहा जाए, जिस तरीके का ये भाषण सामने आया है, क्या एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मोहन भागवत, जो कि मोदी जी के पापों को धोने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि मैं से ज्यादा बड़ा नेता विश्व में बनूंगा। क्या यही इस समय एक मैसेज है? नहीं, अभी तो ये पूरा डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज है, जो आपके अक्कड़पने में आपने इंटरनेशनली अपनी इंप्रेशन खत्म कर दी। आज ये डिस्कशन हो रहा है कि आप अमेरिका के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, पुन्नू का जो पूरा सिस्टम हुआ था उसमें आपने एविडेंस दी, तो आपको पर्सनल क्या झगड़ा है ट्रूडो के साथ, के कनाडा के साथ आपने 1-to-1 पर्सनल ईगो लेके पूरा रिलेशन खत्म कर दिया, आपने बिजनेस खो दिया, आपके बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो ये उतनी ज्यादा सोच भी नहीं रखते हैं कि हमारे स्टेप से आगे क्या होने वाला है। तो ये जो अभी सिचुएशन अब बिल्कुल पिक्चर में क्लियर होके आ रही है, इन्होंने एक ही चीज किया था कि इन्होंने ब्रिक्स को बहुत ही गलती से अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि हाउ पावरफुल इज ब्रिक्स। अभी उनकी समझ में आ रहा है, आप मेंबर होने के बावजूद भी जब नहीं समझ पाए, तो आई थिंक मोहन भागवत इज नाउ कमिंग टू ओपोनेंट से, क्योंकि वो इन लोगों का कैडर इतना तो इंटेलिजेंट है कि वो सब जगह नजर रखते हैं, उनके इंटरनेशनल फैक्टर्स भी है, दे आर एज गुड एज रॉ, उनके आदमी कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन लाके दे तो देते ही है। आई थिंक दिस इज अ चेंज। और आज देखिए बिल्कुल कोइंसाइड हो रहा है, आज ब्रिक्स की मीटिंग के बाद सडनली मोहन भागवत जी भी अपना स्टैंड बदलते हैं, क्योंकि 2 दिन से वो ब्रिक्स का एटमॉस्फेयर देख रहे थे कि मेनी कंट्रीज आर कमिंग एंड ज्वाइनिंग, और यूरोप में जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनको चाइना ब्लैकमेल करने की पोजीशन में, उसने जैसे फ्रांस और टर्की का धंधा बंद कर दिया, 24 घंटे में उनको समझ जाना पड़ा। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग, और अभी ये समझ में आ रहा है कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। ये मैसेज शायद हमारे इंडिया से या चाइना या रशिया से ही जाएगा कि सब लड़के थक गए, नाउ लेट अस हैव पीस। जी, बिल्कुल। चलिए, इस एनालिसिस को जरूर सुनिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत ही नई बातें गिरीश जोशी ने बताई हैं, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू वॉच, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और ये राजनीति जो मोदी जी और मोहन भागवत के बीच में दिखती है, ये इतनी साधारण नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा रीडिंग बिटवीन द लाइंस होती है। इसीलिए आपको खासकर उन लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है जो नब्ज को समझ सके कि मोहन भागवत ने मुंह खोला, लेकिन जो भी शब्द बोले उसके पीछे का खेल क्या है। इसलिए इस वीडियो को जरूर सुने और ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों के साथ शेयर करें। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।